kids, welcome to Grade 10 Economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 3 Money and Credit, and आज का जो सेशन है वो है सेशन number 7. So in this session we are going to start with formal sector credit in India. People obtain loans from various sources. The various types of loans can be conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans. तो जो लोग हैं जो लोन लेते हैं वो वेरियस सोर्सेज से लेते हैं. डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जहाँ से वो लोन लेते हैं. बैंक से लेते हैं या जो कोऑपरेटिव्स होते हैं उनसे लेते हैं, या फिर कुछ मनी लेंडर्स होते हैं उनसे भी लोन लेते हैं. सो इसी तरह बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे कोई भी लोन ले सकता है. जो वेरियस टाइप ऑफ लोन्स होते हैं वो कन्वीनियंटली जो हैं वो ग्रुप किए गए हैं फॉर्मल सेक्टर में एंड इनफॉर्मल सेक्टर में. सो देयर आर टू सेक्टर्स दैट जो लोन है जहाँ से लोन लिए जाते हैं वो डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट है फॉर्मल सेक्टर एंड दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर. अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव्स. तो जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें जो लोन्स आते हैं वो हैं जो लोन्स हम लेते हैं बैंक से या फिर कोऑपरेटिव से लेते हैं. तो फॉर्मल्स में हैं दो जो बैंक हैं एंड कोऑपरेटिव्स. जो इनफॉर्मल हैं द इनफॉर्मल लैंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा. जो इनफॉर्मल लेंडर्स हैं वो कौन है? वो हैं मनी लेंडर्स जो होते हैं, ट्रेडर्स हैं, किसी के एम्प्लॉयर है वहाँ से अगर आप लोन लेते हैं, रिलेटिव हैं एंड फ्रेंड हैं. तो अगर किसी को ज़रूरत पड़ी दे कैन नॉट गो टू बैंक और दे डोंट वांट टू गो टू बैंक, तो उनके पास और जो रास्ते हैं वो हैं कि वो मनी लेंडर्स जो होते हैं उनसे लोन ले लें. वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट पे देंगे, बट देर आर सम पीपल जिनको शायद बैंक लोन ना दे, सो दे हैव टू गो टू मनी लेंडर्स. एंड रूरल एरियाज़ में ये बहुत है कि जो लोन होता है वो मनी लेंडर्स से लेते हैं. काफ़ी लोन जो है मनी लेंडर्स भी देते हैं. फिर उसके बाद ट्रेडर्स होते हैं उनसे लोन ले लेते हैं लोग. एम्प्लॉयर से ले लेते हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ दे कैन गो एंड गेट द लोन एंड देन दे कैन रीपे दैट लोन देयर ओनली. रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से ले लेते हैं. The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loans. तो जो formal sources of loans हैं जो जिसमें आते हैं जो दो सोर्स हम लोगों ने बात की थी वो थी कोऑपरेटिव्स एंड बैंक. तो वो जो दो सोर्स आते हैं उनको फॉर्मल सेक्टर में है एंड उनको जो सुपरवाइज करता है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दैट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स. We have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposit they receive. So हम लोगों ने अर्लियर सेक्टर्स जो हमारे सेशंस थे उसमें हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से बैंक है दे मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस है वो उनको मेंटेन करना पड़ता है आउट ऑफ द डिपॉजिट जो वो रिसीव करते हैं. सो देयर इज़ अ मिनिमम कैश बैलेंस दैट ऑल बैंक्स हैव टू कीप बिकॉज द डिपॉजिटर्स कैन कम एनी टाइम. डिपॉजिटर्स कभी भी आ सकते हैं, वो अपने पैसे मांगने के लिए कभी भी बैंक से आ सकते हैं, उनको पैसे विड्रॉ करने हो. सो दैट इज़ वाई सम पार्ट ऑफ द डिपॉजिट बैंक को जो है वो रखना पड़ता है एज कैश. The RBI monitors that the banks actually maintain the cash balance. Similarly, the RBI sees that the banks give loans not just to non-profit-making businesses and traders, but also to small cultivators, small-scale industries, to small borrowers, etc. जो RBI है वो बोलती है कि जो बैंक्स को उनको जो कैश बैलेंस है वो मेंटेन करना ज़रूरी है. तो RBI के अनुसार RBI उस चीज़ को मॉनिटर करती है कि वो जो कैश बैलेंस है वो मेंटेन करें. एंड सिमिलरली जो RBI है वो ये देखती है कि बैंक्स जो हैं लोन्स दे डोंट ओनली गिव द लोन्स टू द प्रॉफिट मेकिंग जो बिजनेसेस हैं, बड़े बिजनेस हैं, बट जो छोटे भी कल्टिवेटर्स हैं, इंडिविजुअल लेवल पे जो काम कर रहे हैं, इवन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, स्मॉल बोरोवर्स हैं, उनको भी लोन प्रोवाइड करें.
Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate etc. Periodically जो banks हैं उनको submit करना पड़ता है information ये RBI को कि how much they are lending, वो कितना lend कर रहे हैं, किसको lend कर रहे हैं and क्या जो interest rate है उस पे lend कर रहे हैं. There is no organization which supervises the credit activities of lenders in the informal sector. Now, अगर हम लोग बात करें informal sector की तो वहाँ पे कोई भी ऐसा organization नहीं है जो वहाँ supervise कर पाए जो credit activity है lenders की, because जो small borrowers हैं या friends हैं, relatives हैं, उनको जो मॉनिटर करना है वो नहीं हो सकता बिकॉज इट्स एन इनफॉर्मल सेक्टर एंड गवर्नमेंट उन लोगों को नहीं बिल्कुल भी मॉनिटर कर सकती है जो फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं. सो दैट इज़ वाई इट्स बेटर टू गेट द लोन्स फ्रॉम द जो बैंक्स हैं या फिर कोऑपरेटिव्स हैं बिकॉज somebody can go and check up on them कि किस तरीके से वो आपके लोन को संभाल रहे हैं या फिर जो उसके the paying capacity, interest rate, all that वो जो है वो अच्छे से देखा जा सकता है because somebody is overseeing that. They can lend at whatever interest rate they choose. तो जो भी informal sector है वहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट रेट वो चूज़ कर सकते हैं लेने के लिए बिकॉज वहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. सो दैट इज़ वाई दे कैन लेंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे वांट. Friends, family, money lenders and especially money lenders in rural areas they charge a very high interest rate and people go to them because वो बैंक से उनको if they cannot get from bank or जो credit है वहाँ से अगर उनको cooperative से नहीं मिल रहा है तो they go to the money lenders. Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher interest rate on loans. Thus, the cost to the borrower of informal loans is much higher. Now, अगर if we compare the interest rate जो है from formal sector to informal sector, अगर हम लोग formal से informal में अगर हम लोग compare करें तो जो informal lenders हैं वो काफ़ी हाई जो रेट है इंटरेस्ट का वो चार्ज करते हैं. स्पेशली जो मनी लेंडर्स हैं वो लोग बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं. दस जो कॉस्ट होती है बोरोवर को इनफॉर्मल सेक्टर से जब वो लोन लेते हैं तो दैट इज़ वाई देयर कॉस्ट इज़ वेरी हाई बिकॉज इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत हाई लगाया जाता है. एंड इंटरेस्ट रेट भी इसलिए ज़्यादा हाई लगाया जाता है क्योंकि द वे इट इज़ कि वो इनफॉर्मल सेक्टर है. इवन जो पैसे लेंड कर रहे हैं उनके पास भी ऐसी कोई देयर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशन तो वहाँ पे उनको भी ये बहुत डर रहता है कि उन्होंने जो पैसे लेंड करे हैं विल दे एवर कम बैक टू देम और नॉट. तो इसके लिए द इंटरेस्ट रेट इज़ ऑल्सो मच हायर. Higher cost of borrowing means a larger part of the earning of the borrowers is used to repay the loan. Hence, borrowers have less income left for themselves. Now, जो higher cost of borrowing होती है उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि जो larger part of the जो earning है borrower की, because he has to repay the loan too. तो जो larger part of the earning है borrower की वो चली जाती है लोन को repay करने में. सो उससे क्या होता है कि जो उनके पास बोरोवर है उसके पास जो इनकम है वो कम रह जाती है बिकॉज उसमें जो उनको इंटरेस्ट है या रीपेमेंट ऑफ द लोन है वो ज़्यादा अमाउंट में करना पड़ सकता है या ज़्यादा अमाउंट में करते हैं वो एंड दैट इज़ वाई जो उनकी इनकम है उसमें से वो लेस हो जाता है. In certain cases, the high interest rate of borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. This could lead to increasing debt and debt trap. Certain cases में ये बोला जा सकता है कि high interest rate जो है borrowing का उसका ये मतलब होता है कि the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. तो जो amount that the person whosoever is borrowed he has to pay more amount on the repayment of the loan and that is why उनका जो income है उससे वो कम हो जाता है and that is why जो amount है वो इतना ज़्यादा होता है कि income of the borrower से वो ज़्यादा हो रहता है. This could lead to increasing debt and debt trap. तो ये अगर the income is less and the borrower has to pay more amount जो लोन पे उन्होंने borrow किया है so उससे क्या होगा वो इंक्रीज करेगा डेब्ट को बिकॉज दे कैन नॉट रीपे दिस वन एंड देन दे हैव टू टेक अनदर लोन
तो उसकी वजह से जो इंक्रीजिंग डेब्ट है या डेब्ट ट्रैप है वो बढ़ता है। Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing may not do so because of the high cost of borrowing. So, जो people जो wish करते हैं कि they should start an enterprise, वो start करें पैसे borrow करके, वो भी शायद ना करें ये काम because the higher cost of borrowing, जो borrowing की इतनी ज़्यादा higher cost है, because of that some people might be just letting go of the opportunity business करने की, because अगर वो borrow करेंगे then they have to make sure कि वो repay भी करें, अगर नहीं कर पाए so then there will be more bigger problem. So that is why कुछ जो लोग हैं वो higher cost of borrowing की वजह से भी शायद ये जो enterprise हैं या फिर कुछ business करना है वो ना करते हो। For these reasons, banks and cooperative societies need to lend more. This would lead to higher incomes and many people could then borrow cheaply for a variety of needs. Now, इन सब reasons की वजह से जो informal sector के जो reason है उनकी वजह से banks and cooperatives जो हैं उनको society में ज़्यादा जो loan है वो देना चाहिए। एंड इससे क्या होगा, जो अगर बैंक्स एंड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो लोन ज़्यादा देंगे देन पीपल हैव मोर मनी, उनके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे अपना लोन रीपे करने के बाद भी। सो दैट इज़ वाई उससे क्या होगा कि हायर इनकम होगा और मैनी पीपल जो हैं वो बोरो कर सकेंगे फॉर अ वेराइटी ऑफ नीड्स एंड वो जो उनको इंटरेस्ट रेट है वो भी चीप मिलेगा, तो उनकी बोरोइंग जो है वो चीप हो जाएगी rather than जो इनफॉर्मल सेक्टर में अगर वो वहाँ से लेते तो वहाँ वो ज़्यादा पे करते। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट किस तरीके से जो दो सेक्टर हैं क्रेडिट के वो कौन से हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो उसमें जो फर्स्ट वाले में है तो देयर कम्स द बैंक्स एंड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, एंड इसके अलावा जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें क्या आता है, उसमें आएगा जो मनी लेंडर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं एंड ऑल्सो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं। सो दे ऑल कम इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर में हमेशा जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हायर होता है देन द banks and cooperative society. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.